हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री आरंभिक मानव की खोज उससे अच्छे से समझेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है एम विद नैतिक भारद्वाज, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एम विद नैतिक भारद्वाज टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे, वहाँ पर भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एम विद नैतिक भारद्वाज, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और रात को 9 बजे हमारा डेली अनअकैडमी पर लाइव क्लास होती है, फ्री लाइव क्लासेस, तो वहाँ भी जरूर देखिए, मेरा रेफरल कोड भरिए और जिससे आपको फ्री क्लासेस जरूर मिलेंगी। देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं, हुसंगी से मिले हैं और कुरनूल की गुफाओं से भी मिले हैं, लेकिन कहाँ से नहीं मिले हैं? चिरांद कहाँ है? बिहार में मिला है। अब इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भीमबेटका, हुसंगी और कर्नूल की गुफाओं से मनुष्य की आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये पूरा पाषाणिक स्थल है, जबकि चिरांद है वो नव पाषाणिक स्थल है। तो हमसे पूरा पाषाण के बारे में पूछा था, जहाँ से आखेटक और संग्राहक के बारे में मिले हैं। तो भीमबेटका, हुसंगी और कर्नूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक और संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये क्या है? तीनों पूरा पाषाणिक स्थल है, लेकिन जो चिरांद है वो नव पाषाणिक स्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसंगी तथा कर्नूल गुफाएं की जो नदियां थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। भीमबेटका था वो किस नदी के किनारे था? जो भीमबेटका था वो था नर्मदा नदी के किनारे। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे था। और जो हुसंगी और कर्नूल की गुफाएं थी वो तुंगभद्रा नदी, हुसंगी कहाँ थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, और जो हुसंगी है वो भी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। ठीक है, कर्नूल की गुफाएं और जो हुसंगी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है, और जो भीमबेटका है वो है नर्मदा नदी के किनारे। तो नदियों से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आंसर कौन सा आपका? चिरांद, क्योंकि चिरांद है वो नव पाषाणिक स्थल है, हमसे क्या था? पूरा पाषाणिक स्थल। ठीक है, तो भीमबेटका, हुसंगी और कर्नूल की गुफाएं मनुष्य के आखेटक और संग्राहक होने के बारे में पता चलता है। पूरा पाषाणिक स्थल है। चिरांद नव पाषाणिक स्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है, और जो हुसंगी और कर्नूल की गुफाएं हैं वो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं जो पूरा नव पाषाणिक स्थल है? हमसे क्या पूछा है? कौन से इनमें से जो नव पाषाणिक स्थल है वो हमने बताने हैं। नव पाषाणिक स्थल कौन से हैं? तो ये सभी हैं नव पाषाणिक स्थल। मेरगढ़, मृतकों का टीला, बुरुजहोम कश्मीर में है, महागड्ढा, कोलीढवा, दाऊजली हेडिंग, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी नव पाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़, बुरुजहोम, महागड्ढा, कोलीढवा और दाऊजली हेडिंग, ये सभी क्या है? ये सभी नव पाषाणिक स्थल हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CTET, STET, UPTET, KVS, TSSP, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है ये, आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, नव पाषाण काल से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? नव पाषाण काल, कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य था वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। जो कृषि का नवपाषाण काल में कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य था वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। बुरुजहोम से गर्तावास के साक्ष्य हैं। इस काल में स्थायी जीवन के, अगर पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल में स्थायी आवास के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? बुरुजहोम गर्तावास से मिलते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, बुरुजहोम कश्मीर में है, कोलीडवा उत्तर प्रदेश में है, महागड्ढा उत्तर प्रदेश में है, और हल्लूर है आंध्र प्रदेश में, महदहा उत्तर प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है, और कराल कश्मीर में है। नवपाषाणिक लोग थे वो मृत्यु के बाद भी जीवन में आस्था रखते थे। मृतकों के साथ सामान या वस्तुओं को दफन किया जाता था। मेहरगढ़ से प्राप्त हुई एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुरुजहोम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। तो बुरुजहोम से क्या मिला है? मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन के तो साक्ष्य मिलते हैं, किंतु यहाँ से किसी भी प्रकार के व्यापार संबंधी साक्ष्य नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल से में किसके बारे में पूछा जाता है, पता चलता है कृषि और पशुपालन, मतलब वहाँ पे नवपाषाण काल में लोग कृषि और पशुपालन करते थे, लेकिन यहाँ पे व्यापार संबंधी साक्ष्य नहीं मिलते। नवपाषाण काल के लोग व्यापार नहीं करते थे।
और नवपाषाण काल के विकास के साक्ष्य नागार्जुन कोंडा से मिलता है। अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल के जो विकास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, नागार्जुन कोंडा से मिलते हैं। और दक्षिण भारत में बेल्लारी कहाँ, कर्नाटक में नवपाषाण काल सभ्यता का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर सही होंगे, डी आंसर सही होगा, ये सभी नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा पाषाण कालीन औजारों के निर्माण के संदर्भ में हमसे पूछा है नवपाषाण काल के औजारों के बारे में कि कौन सा यहाँ पे सही है। पूरा पाषाण काल के औजारों के बारे में देखिए, इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री कहलाता था। जो पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के बारे में हमसे यहाँ पूछा है, तो पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। तो हमसे पूछा कौन सा सही, तो यहाँ पे दोनों सही हैं, ये जो दोनों कथन है सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के कारण इन्हें उद्योग स्थल कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल में किसके औजार, पत्थर के औजार बनाए जाने के कारण उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। और पाषाण उपकरण थे वो दो तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली थी पत्थर से पत्थर को टकराना, इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ पत्थर से हथौड़े की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक थी जिसे दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे। इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ीनुमा जो शल्क निकालते थे। तो पूरा पाषाण काल के आरंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के बोरी से। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि पूरा पाषाण काल के हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आरंभिक पूरा पाषाण काल के महाराष्ट्र के बोरी से मिले हैं। यहाँ के लोग हस्त कुठार थे, विदारणी और खंडक जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। और निम्न पूरा पाषाण में देखें तो सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, और मिर्जापुर की बेलन घाटी मध्य प्रदेश में भीमबेटका जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल देखें तो बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, सोन घाटी, नेवासा, ये मध्य प्रदेश जो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, दोनों सही होंगे, आंसर होंगे यहाँ पे दोनों, सी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य पूरा पाषाण काल से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। जो राख के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें, राख के साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से या कर्नूल की गुफाओं से। तो यहाँ से हमें कर्नूल की गुफाओं से मिले, जो राख के अवशेष मिले हैं वो कर्नूल की गुफाओं से मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। ठीक है, तो कर्नूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के आरंभिक लोग थे वो आग से परिचित थे। ओके, देखिए मध्य पाषाण काल से संबंधित देखेंगे। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन में आए बदलाव के संदर्भ में कौन सा सही है, हमसे सही पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण युग के बारे में जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान थे विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, बिल्कुल सही है भी। गेहूं जो धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ये तीनों ही सही है। देखिए, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरण बदलाव के कारण मध्य पाषाण युग अथवा जिसे मेसोलिथ, मध्य पाषाण युग को क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान में वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास में क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। गेहूं जो धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे और लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया, वह खुद उपजाना सीख लिया। मध्य पाषाण काल में देखें तो इस काल में जलवायु परिवर्तन के कारण जो जलवायु थी वो शुष्क और गर्म हो गई थी। और ये जो मध्य पाषाण काल का समय था वो पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का समय था। मध्य पाषाण काल में लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाद्य और वस्तुओं का संग्रह करते थे, इसके आखेटक और संग्राहक थे। और लोग पशुपालन भी आगे जाके करने लगे थे। इस काल में हथियार बनाने के लिए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। और
फलक, बेंधनी और संबलम ये हथियार बनाए जाते थे। इस जो मध्य पाषाण काल में लोग मानव कंकाल मानव युद्ध के साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के, अगर पूछा जाए कि पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित कहाँ मिले हैं, तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश काल में साक्ष्यों में सराय, नाहर से, समाधान या महदा से स्त्री पुरुष को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे तीनों से यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही होगा। जो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल, हम क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस एमसीक्यू में कर रहे हैं, सारी एनसीईआरटी कंप्लीट 6 to 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कर रहे हैं। करंट अफेयर मिलेंगी वीडियोज, और एमसीक्यू में देखिए आपने कितना पढ़ा हो तब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार कितने भागों में बांटा गया है, ये हमसे पूछा है। किन भागों में नहीं आता, मतलब नहीं वाला पूछा है कि 3 में से कौन सा सही नहीं। देखिए 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन सा नहीं है, हमसे नहीं वाला पूछा है। पूरा पाषाण काल में भी बांटा गया है, मध्य पाषाण काल भी बिल्कुल सही है, और नव पाषाण काल भी। महापाषाण काल नहीं था, महापाषाण काल नहीं था। कौन कौन सा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल था, लेकिन महापाषाण काल नहीं था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ से। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। महापाषाण काल का दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। जो महापाषाण काल है वो दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से संबंधित समाधि है। मानव इतिहास की 99% जो कहानी है वो प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई थी। जो मानव इतिहास की जो लगभग 99% का जो कहानी है वो प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। कौन से पुरास्थल हैं जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से जाने जाते हैं, तो वो है भीमबेटका। आंसर क्या होगा, भीमबेटका। भीमबेटका वर्तमान में कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिले हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ कृत शैलकृत जो गुफा चित्रकला है वो मौर्य काल के बाद की, ऐतिहासिक काल की। ठीक है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध था, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन में बनाया जाता था। तो भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित माना जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से। और अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध था, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सुमेलित करना है, जो उसके कालखंड है उससे सुमेलित करना है। ठीक है, आपको सुमेलित करना है। कैसे होगा, आपको सुमेलित करना है इसमें। पूरा पाषाण काल कब था, पूरा पाषाण काल था 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण काल था वो था 12,000 से 10,000 तक। महापाषाण था वो शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से है महापाषाण की। और उत्तर पाषाण काल है वो है आपका, सॉरी दोबारा से बताती हूँ। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। महापाषाण था 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का समय। उत्तर पूरा पाषाण काल है वो है आपका 2500 से 1900 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल था 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक। वो जो आपका महापाषाण था वो था आपका 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक। और जो उत्तर पूर्वा पाषाण काल था वो था 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका मैच होगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्वा पाषाण काल था, शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से थी इसकी। और
जो उत्तर पूर्व पाषाण काल था वो था, जो महापाषाण काल था वो था आपका महापाषाण काल 2500 वर्ष से 1900 वर्ष पूर्व तक। इस तरह से आपका मैच होगा ए वाला। मैच कौन सा होगा? ए सही होगा यहाँ पे मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, किन औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहा जाता था? किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहा जाता था, ये हमसे पूछा। तो कहा जाता था मध्य पाषाण काल को। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते थे। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो लगभग 12,000 पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के जो काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण थे वो छोटे थे, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल, और इस औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे पर वो लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाकालीन मोहर से संबंधित क्वेश्चन पूछा। हड़प्पाकालीन मोहर और मोहरबंदी के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हड़प्पाकालीन मोहर, मुद्रा और मोहरबंदी के बारे में यहाँ से पूछा है। तो मोहर का प्रयोग था सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। और शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। तो ये बी सही नहीं है, यहाँ पे ए सही है। हड़प्पाकालीन मोहर या मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहते थे। जो मोहर की छाप थी उसे क्या कहा जाता था? मोहरबंदी कहा जाता था। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो हड़प्पाकालीन मोहर या मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। वो थैली को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। मोहर की छाप को मुद्रांकन या मोहरबंदी कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित होता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के बारे में बताना आपको। शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के बारे में कौन सा सही है? भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के बारे में हमसे पूछा है, कौन सा सही है? शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण से मिले हैं। आंध्र प्रदेश के पटने नामक स्थान से पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। या प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के शिल्कों पर चित्रांकन और इसके मन के बनाए जाते थे। तो सी सही है, यहाँ पे ए और बी सही नहीं है, सिर्फ सी सही है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ से मिले हैं। और इनके अंडे के छिलकों का चित्रांकन और इससे मन के बनाने का भी प्रमाण मिला है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शैल है वो राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए। तो ये हमने कुछ 6th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट को करके लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एम विद नैतिक भारद्वाज, वहाँ पे अब तक हमने 910 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये PDF नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एम विद नैतिक भारद्वाज, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और 9 बजे हमारा लाइव क्लास होगा अनअकैडमी पर, फ्री क्लासेज, वो भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।